नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। शाम के 8 बज चुके हैं, यानी वक्त हो चुका है केमिस्ट्री की क्लास का। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। अब आप सोच रहे हो कि सर आप क्लासेज जो है बहुत धीरे धीरे डाल रहे हो, बहुत धीरे धीरे ले रहे हो। देखो, समस्या क्या है कि हमारे जो ऑफलाइन बैच जो चलते हैं, उस ऑफलाइन बैच के कारण क्या कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है। अब आज संडे है तो आज क्या कि हम जल्दी फ्री हो गए तो आज मैं क्लास ले पा रहा हूँ, है ना। तो ऑफलाइन बैच में थोड़ा बिजी होने के कारण थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी आपका कोर्स करवा दूँ। लेकिन ये मेरा दावा है कि दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर दिसंबर तक कैसे हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी का जो कोर्स है, पहले जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, जैसे कि मैं भिलवाड़ा से भी हूँ, लाइव चल रहा हूँ भिलवाड़ा से आपके सामने। हमारे जो राजस्थान के अंदर पहले जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई का जो कोर्स है वो चलता था, तो हमने पिछली बार उसी हिसाब से पढ़ाया था, आरबीएसई के हिसाब से। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था कि आपके 95% एनसीईआरटी और आरबीएसई का जो केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो लगभग सेम था। अब राजस्थान के अंदर भी एनसीईआरटी चल रहा है, पहले आरबीएसई था। और अगर बात करें लगभग पूरे इंडिया के अंदर एनसीईआरटी कोर्स ही चलता है। और अभी ये जो क्लासें आपको जो मिल रही है वो भी एनसीईआरटी की ही मिल रही है। तो हमने पिछली बार जो आरबीएसई का पढ़ाया था उसके काफ़ी वीडियो जो हमारे पास रिकॉर्डेड पड़े हैं, है ना। कुछ चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है तो वो हम करवा रहे। जैसे मान लो पिछली बार जैसे कोरोना की वजह से आपका ये जो 4th लेसन है उसके अभी कुछ पार्ट जो है वो कट गया था, इसके हिसाब से ये नहीं कराया गया था। बाकी जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी की पूरी हमने रिकॉर्ड कर रखी है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दिसंबर तक आपका कोर्स जो है वो मैं एनी हाउ कंप्लीट करवा दूंगा। आप रेगुलर पढ़ते रहिए। दूसरी जो नोट्स की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ हर वीडियो के अंदर की नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। वो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये चैप्टर भेजो, ये चैप्टर भेजो। भाई एक एक बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैप्टर भेजना संभव नहीं है ना। हमारे यहाँ जो चैप्टर चलेगा उसके हिसाब से आपको नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, टेलीग्राम में कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप जैसे मान लो कि रात को 11 बजे कॉल कर रहे हो, रात को 11 बजे मैसेज कर रहे हो कि सर रिप्लाई दो रिप्लाई दो। अरे भाई थोड़ी बहुत तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि कोई अगर आप किसी से संपर्क कर रहे हो तो आप ऑफिस टाइम पे करो ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये ऑफिस का टाइम है। आप इस समय में आप कॉल करो या मैसेज करो। आप या तो सुबह 6 बजे करोगे या रात को 10 बजे करोगे, फिर कहोगे सर रिप्लाई नहीं देते हो या कॉल अटेंड नहीं करते हो, नीचे कमेंट करते हो वीडियो में, तो कैसे होगा बताओ। आप खुद सोचो, ठीक है। तो ये थोड़ी बातों का ध्यान रखो यार, बाकी तो कुछ नहीं, बढ़िया पढ़ रहे हो, अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो 4th लेसन है उसमें हमने बात की थी आपके जो रासायनिक बल गतिकी है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। उसमें हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और वेग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज हम बात करेंगे, जो आपका जो मेजर टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें अगर अपन बात करें मेजर रूप से, अगर अपन बात करें कि कौन कौन से कारक, तो अपन बात करते हैं कि एक तो जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, कौन कौन से कारक हैं वो पहले मैं एक बार लिख देता हूं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक एक तो कौन सा है, अभिकारकों की सांद्रता। दूसरा है ताप या तापमान कह सकते हैं। तीसरा है उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है, उत्प्रेरक। चौथा जो कारक आपको मिलता है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, प्रभावित करता है, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी पे ना जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पांचवा आप ले सकते हो अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति ले सकते हैं। और छठा हम ले सकते हैं आपका विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव। तो आज इस पूरे लेक्चर के अंदर जो भी अपना आधे घंटे का 1 घंटे का जो भी रहने वाला है उसमें अपन इन 6 बिंदु के बारे में बात
करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। 100% यहां से आपका चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड लेवल हो, वहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो भले ये चीजें आपको दिखने में थ्योरिकल लग रही है, लेकिन काफी कंसेप्ट इसके अंदर है, तो इसको रेगुलर कंप्लीटली अटेंड करें। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसके अंदर जो पहला जो भी अपन ने देखा था वो आपका कारक आता है अभिकारकों की सांद्रता। देखिए, अभिकारकों की अगर सांद्रता अधिक होगी, वैसे तो समझना ध्यान से, आगे अपन एक सिद्धांत पढ़ेंगे संगतवाद, या जिसे अपन बोलते हैं टक्कर सिद्धांत या संगत यानी कोलिजन थ्योरी, आगे अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। ठीक है, वो सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी कोई अभिकारक अणु है ना, जब वो उत्पाद में बदलते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि उन अभिकारक अणु के मध्य क्या होनी चाहिए, टक्कर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टक्कर। जब तक अभिकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर नहीं होगी, तब तक वे अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, ये संगत सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब यहां थोड़ा इसको देख लेते हैं अपन कि अगर अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, अभिकारकों की सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो उनके मध्य जो टक्कर है, टक्कर की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होगी तो टक्कर की संख्या ज्यादा होगी, टक्कर की संख्या ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया का वेग है, वो भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर? अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी मैं लिख सकता हूं, जैसे मैं एक लिखता हूं अभिक्रिया, जैसे मैं लिख दिया मैंने R और ये बांड बन रहा है P, यानी रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे इसके लिए लिखना है R, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि R समानुपाती होगा किसके, अभिकारक की सांद्रता के। यही बोला अपन ने कि किसी अभिक्रिया का वेग या किसी अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। यानी अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये बड़े कोष्टक में जब भी अपन किसी चीज को लिखते हैं ना, इसका मतलब वो सांद्रता लिखी हुई है, थोड़ा समझना आप ध्यान से ना। बड़े कोष्टक में अगर कोई चीज को अपन लिख रहे हैं तो वो क्या है, सांद्रता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब यदि मैं इस समानुपाती के चिन्हों को हटाऊंगा तो यहां पर एक स्थिरांक लग जाएगा R बराबर K, और ये क्या हो जाएगा, R। तो यहां पर K क्या हो गया बताओ, आप कहोगे सर K यहां पर है दर नियतांक, या और क्या बोल सकते हैं इसको, वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक या दर नियतांक जिसे अपन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ध्यान रखना पूरा, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, नहीं पूछेगा ये नहीं पूछेगा। तो सर ये बताओ ना, पूछेगा क्या? अरे आते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैसे क्या है। अब यहां पर एक नियम की मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ी सी, जिसे अपन बोलते हैं दर नियम। दर नियम कहते हैं अपन, या इसी को अपन बोलते हैं गुलबर्ग वागे का नियम। दो व्यक्ति थे, गुलबर्ग व वागे, तो गुलबर्ग वागे का नियम कहते हैं इसे अपन, दर नियम या गुलबर्ग वागे का नियम, या इसी को बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम भी इसे अपन कह देते हैं ना। ये क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। दर नियम क्या कहता है, सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, A प्लस B, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह है वेग नियम। यानी R जो है यह समानुपाती होगा A की सांद्रता, आगे जो लिखा अपन जानते हैं, इसको अपन घात में लगा देते हैं, ये लगा दिया पावर में, और B की सांद्रता। क्लियर? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल, ये प्लस नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे यहां गलती कर देते हैं कि ये प्लस है तो यहां प्लस लगा देते हैं, नहीं, ये गुणा में है, ये गुणा में है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? अब मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो यहां पर क्या लगेगा, एक नियतांक लगेगा k, यह हो जाएगा आपका a की पावर a और b की पावर b। समझना ध्यान से, ये हो गया एक तो अभिक्रिया का दर नियम। अब जो क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आएगा k से। k की गणना या k की इकाई कैसे निकालते, उसको समझना ध्यान से। k की इकाई अपने को निकालना है, k की इकाई, ये ध्यान रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम ले लो, चाहे बोर्ड लेवल ले लो। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में, तो वहां यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा। इसलिए पहले ये के क्या है इसको समझ लोगे, बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा ध्यान से, यूं समझ लो कि ये इस चैप्टर की आत्मा है। ये क्या है ना, इस चैप्टर की आत्मा है। के की इकाई अपने को निकालनी है। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं आपके पास, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, तुम्हारे पास क्या है, R बराबर के A की सांद्रता यानी A की पावर A और B, ये B। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। बताओ R क्या है, वेग, और वेग क्या होता है बताओ, सांद्रता बटे हुआ समय होता है ना। वेग क्या होता है, सांद्रता बटे हुआ समय। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था। अब जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख ले, है ना। देखिए R यानी वेग, वेग क्या होता है, सांद्रता बटे हुआ समय। क्या होता है, सांद्रता बटे हुआ समय। इसको मैंने लिख दिया R बराबर K का K। A क्या है बताओ, अभिकारक की सांद्रता है ना, तो इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, सांद्रता। A क्या है, A भी सांद्रता है, किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। और B क्या है बताओ, B सांद्रता ही तो है, अभिकारक की ये भी सांद्रता ही तो है, भाई सांद्रताओं के गुणनफल का योग ही तो है ये B। अब आगे देखना, आधार समान है, गाते जुड़ेगी, चरघाती का नियम, चरघाती नियम पढ़ा ना, चरघातांकों का नियम। अरे चरघातांकों का नियम पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, सांद्रता बटेवा समय बराबर के, आधार समान है तो गाते आपस में जुड़ जाएगी, आधार समान है तो गाते आपस में जुड़ जाएगी, तो सांद्रता इसकी घात क्या हो जाएगी, A प्लस B। आधार समान है तो गाते आपस में जुड़ जाती है। चरघातांकी का नियम जो है आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, समझना ध्यान से K के बारे में। K की जो इकाई है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। K की इकाई ये, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। R क्या होता है, सांद्रता बटा हुआ समय, क्योंकि अभिक्रिया का वेग, और वेग अपन जानते हैं सांद्रता बटा हुआ समय होता है। K का K लिख दिया। A क्या है, अभिकारक की सांद्रता। B क्या है, अभिकारक की सांद्रता। आधार समान है तो गाते जुड़ गई। अब आगे देखिएगा, A प्लस B, इसको लिख रहा हूं मैं N, और यहां पर N क्या है, अभिक्रिया की कोटि। कट तो नहीं रहा, एक बार मैं देख लेता हूं, चलो नहीं कट रहा है। A प्लस B, इसको लिख रहा हूं मैं N, और ये N यहां पर क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। A प्लस B को मैं लिख सकता हूं N, तो इसको फिर से लिखते, देखो क्या है आपके पास, सांद्रता बटेवा समय बराबर क्या है, K, और फिर क्या मिल रहा है तुम्हें, सांद्रता। क्या मिल रहा है, सांद्रता।
अब a प्लस बी को मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया ना, तो मैं यहां लिख देता हूं n। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है k, हमें निकालना है k, यानी दर नियतांक निकालना है रे। तो k निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये तुम्हारा, इसको इधर ही रख देता हूं मैं, सांद्रता बटेवा समय, k को उधर करेंगे तो इंटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सांद्रता, सांद्रता की पावर क्या है n, और बराबर क्या मिल जाएगा तुम्हें k। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहां तक क्लियर, कंप्लीट ना? आगे चलें? अरे आगे बढ़े क्या? चलो अब देखो, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो इसको ऊपर ले गया मैं सांद्रता के लिए, तो सांद्रता इसकी पावर क्या हो जाएगी बताओ? 1 माइनस एन अपॉन नीचे क्या मिलेगा तुम्हें? समय बराबर के। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब बताओ सांद्रता क्या होता है बताओ? मोल प्रति लीटर, ये होता है ना सांद्रता जो है। इसको लिख रहा हूं, देखना ध्यान से इधर में, ये क्या होता है? मोल अपॉन लीटर। तो इसकी पावर क्या है? 1 माइनस एन, और नीचे क्या है? समय यानी टाइम, यही तो है। अब इसको खोल के अगर अपन लिखेंगे तो अपने को के की इकाई मिल जाएगी, सीधी सी बात है। खोल के लिखेंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोल, अरे बोलो क्या हो जाएगा? मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1, और समय नीचे तो ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? टाइम इनवर्स। ये है तुम्हारे पास k की इकाई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है? k की इकाई है। यहां लिख देता हूं मैं, ये k की इकाई। यहां से ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 टाइम इनवर्स। ठीक है। यहां पर n क्या है? n है अभिक्रिया की कोटि। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कुछ बता देते तो अच्छा होता। बताते हैं बिल्कुल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अपन आगे बात करते हैं। ले लिया? हो गया ना? चलो मिटा दें एक बार। चलो ये मिटा दिया। तो k की इकाई आपके पास आ चुकी है। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, आगे आप पढ़ोगे शून्य कोटि की विक्रिया, प्रथम कोटि की विक्रिया, द्वितीय कोटि की विक्रिया, इस तरह के आपके आएगी, है ना। इसको मैं इधर लिख देता हूं एक बार, ठीक है। क्या है k की इकाई आपके पास? देखो k की इकाई, k की इकाई क्या है बताओ? मोल 1 माइनस एन लीटर, लीटर n माइनस 1, और फिर क्या है? टाइम इनवर्स। ठीक है, यही है। चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। अब देखिएगा, पहले अपन लेते हैं, जैसे मान लो कि शून्य कोटि की विक्रिया के लिए k की इकाई है ना। कौन सी विक्रिया के लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k की इकाई। देखना ध्यान से, शून्य कोटि, इसका मतलब मैंने बताया था n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। अब ये कह रहा है कि शून्य कोटि की विक्रिया, इसका मतलब n बराबर तो क्या हो गया रे? n बराबर हो गया 0। n बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। हो गया ना। तो क्या मिलेगा तुम्हें? देखो पूरा खोल के लिख रहा हूं। मोल 1 माइनस 0, फिर लीटर 0 माइनस 1, और टाइम इनवर्स। ठीक है। अब देखो तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें बताओ? मोल लीटर इनवर्स, 0 माइनस 1 यानी माइनस का होना, तो इनवर्स लिख सकते हैं ना अपन, और टाइम इनवर्स। अब देखो ये टाइम जो है ना, आपको किसी में भी पूछा जा सकता है। सेकंड में पूछ सकता है, मिनट में पूछ सकता है, घंटे में पूछ सकता है। अगर मान लो सेकंड में पूछ लिया, सेकंड में पूछा तो ये क्या हो जाएगा बताओ? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स।
अगर सेकंड में बोला, अगर घंटे में दे दे तो यहां पर क्या हो जाएगा, हावर्स इनवर्स हो जाएगा। मिनट में दे दे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गई आपके शून्य कोटि विक्रिया के लिए के की इकाई। शून्य कोटि विक्रिया के लिए के की इकाई हो गई। क्लियर। चलो आगे देखते हैं प्रथम कोटि विक्रिया के लिए। प्रथम कोटि विक्रिया के लिए कैसे निकालेंगे, देखो मोल यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रथम कोटि की विक्रिया है तो क्या हो जाएगा, 1। ये प्रथम कोटि क्या होती है, द्वितीय कोटि क्या होती है, डिटेल में आएगा। एक घंटे का लेक्चर आएगा सबके लिए। शून्य कोटि विक्रिया के लिए 1 घंटे का लेक्चर होगा, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए 1 घंटे का लेक्चर होगा, है ना। तो वहां अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी अपन केवल इसकी इकाई के बारे में बात कर रहे हैं कि इकाई कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिएगा यहां मैं क्या करूं, आपका जो ये है n की जगह पर मुझे रखना है 1, तो ये हो जाएगा मोल 1 - 1, लीटर 1 - 1 और टाइम इनवर्स, ये तो होगा भाई। ये तो हो गया 0, 1 - 1 यानी 0, ये भी 1 होना चाहिए, 0 हो गया पूरा का पूरा। ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, बचा टाइम इनवर्स। तो बताओ जो प्रथम कोटि विक्रिया है इसके लिए दर नियतांक की इकाई क्या होती है, टाइम इनवर्स, या अगर सेकंड में पूछे तो इसी को बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब तक अगर कोटि की बात करें और कोटि में अगर नियतांक की बात करें कि शून्य कोटि विक्रिया का वेग नियतांक या प्रथम कोटि विक्रिया का दर नियतांक, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है, ये पूछा गया है कि प्रथम कोटि विक्रिया के लिए दर नियतांक की इकाई क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी। क्या होगी, सेकंड। अब अगर मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि द्वितीय कोटि विक्रिया के लिए निकालो, और मैं कह दूं तृतीय कोटि विक्रिया के लिए निकालो, तो निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो ना। द्वितीय कोटि विक्रिया की बात करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, 2। तृतीय कोटि विक्रिया की बात करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो फिर भी अब क्लास पड़ी रहेगी रिकॉर्ड होने के बाद, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है। इस चैप्टर से ध्यान रखना, न्यूमेरिकल का चैप्टर है, न्यूमेरिकल यहां से आएगा ही आएगा, 100% आएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, जिसमें 1 से तो संभावना है नहीं, 3 से भी संभावना कम नहीं थी, 2 और 4 ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे न्यूमेरिकल आते ही हैं, ठीक है। मतलब 4th लेसन से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट समझते चलो यार। पहला जो वीडियो अपना कंप्लीट हो गया था उसमें भी मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया था अभिक्रिया के वेग के बारे में, ठीक है। क्लियर, मिटा दें। चलो, एक तो इस तरह से आपको वेग नियतांक को लेकर क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। क्वेश्चन का टाइप समझ लो, बाकी उसको कैसे भी तरीके से घुमा के दे सकते हैं आपको क्वेश्चन का तरीका समझ लो, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे आपको एक अभिक्रिया दे रखी है A + 2B, है ना। देखिएगा एक अभिक्रिया दे रखी है आपको A + 2B और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। यदि इस अभिक्रिया में, है ना, यदि इस अभिक्रिया में, क्वेश्चन को देखना, यदि इस अभिक्रिया में A व B की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो अभिक्रिया की नई दर क्या होगी, कर दिया जाए तो अभिक्रिया की नई दर या अभिक्रिया का नया वेग, कुछ भी, नई दर क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं या यूं भी पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया की जो नई दर है वो उसकी प्रारंभिक दर से कितना गुना अधिक होगी, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है कि A + 2B गिव्स ए प्रोडक्ट। A और 2B दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। और ये कह रहा है कि यदि इस अभिक्रिया में A और B दोनों की सांद्रता को अगर हम क्या कर दें, दुगना कर दें,
क्या करते हैं, दुगना। तो अभिक्रिया का नया वेग क्या होगा, ठीक है, अभिक्रिया का नया वेग क्या होगा। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। देखो आपको दे रखी ये प्रोडक्ट, ये समीकरण आपको दे रखी है। पहला लेते हैं R1 लिख रहा हूं मैं, R1 बराबर बताओ क्या होगा, K। इसके आगे कुछ लिख रखा है क्या, नहीं लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा A, ठीक है। और B के आगे लिख रखा है 2, इसका मतलब B का क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या। इसको नंबर दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1। दूसरा है R2, यानी जो नई दर जो है, इसके लिए मैं लिखता हूं K तो दर नियतांक सेम होगा। अब देखिएगा कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहां 2 कर देते हैं, यहां नहीं करना है। सांद्रता दुगनी की है, सांद्रता कहां लिखी है मैंने, यहां पे, तो यहां इंटू 2 करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2A और 2B का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। आपको पूछा है नई दर क्या होगी, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर समीकरण 1 डिवाइड 2 करने पर, ठीक है, यानी R1 अपॉन R2 बराबर, R1 कितना है रे बताओ, K, ये A और B स्क्वायर नीचे K, और बताओ ये क्या है दो, 2A, R2 में 2A और 2B का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें जो जो कट रहा है उसको काट दो, K से K गया, A से A गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया, क्या बचा, R1 अपॉन R2 बराबर, यहां क्या बच जाएगा 1 अपॉन 2, ये 2 है ना, 1 अपॉन 2, ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 2 इंटू 1 अपॉन नीचे क्या बच रहा है बताओ, 2 के क्या है स्क्वायर बच रहा है ना, ठीक है। आगे और इजी कर लो इसको, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4, ये तो हो जाएगा। तो यहां अगर आप इसको सोल्व करोगे तो R1 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन 8 आएगा, जब इसको अपन इजी करेंगे तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि R2 बराबर 8R1। इसका मतलब अभिक्रिया की जो नई दर होगी वो उसकी प्रारंभिक दर के 8 गुना अधिक होगी या 8 गुना होगी। इसी तरह से क्वेश्चन को करना। अब मैंने तो यहां पर आपको ऐसे दिया कि ए व बी को दोनों को दुगना कर दिया। अब वो आपको ऐसे दे सकता है कि ए को आधा कर दिया जाए, बी को दुगना कर दिया जाए, है ना। क्वेश्चन को किससे भी घुमाया जा सकता है। मैंने तुम्हें आपको दिया कि ए व बी की सांद्रता को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। अब वो आपको ऐसे दे दे कि ए को आधा कर दे, बी को दुगना कर दे, या बी को दुगना कर दे और ए को तिगुना कर दे, कैसे भी करे। जैसे आपको पूछा अगर मान लो कि ऐसे कह देता कि मान लो कि ए को आधा कर दे, तो अपन में यह क्या कर देता बताओ, a/2 कर देता। अगर मुझे बोलता कि ए को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो मैं ए के नीचे क्या लिख देता, 2 लिख देता ना, a/2। बी को तिगुना कर दिया जाए तो 3 कर देते, 4 गुना तो 4 कर देते। तो कैसे भी पूछ सकता है कि ए को आधा, बी को दुगना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप चलो कीजिए, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन का जो पैटर्न जो रहेगा बेटा, ये रहेगा एक तो, है ना, मिटा दे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, वो आपको करना है, और हो सकता है तो अभी फटाफट करके बताओ, या मुझे बाद में कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन यही है आपका, रिएक्शन यही है। यदि ए की सांद्रता आधी व बी की सांद्रता तिगुनी कर दी जाए, 3 गुना तिगुनी कर दी जाए, तो अभिक्रिया की नई दर क्या होगी, अभिक्रिया की नई दर क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको करना है, ये आपको करना है।
नोट कर लिया? अरे स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में क्या रखा है, बाद में लिखते रहना, मिटा दें। चलो, तो ये तो हमने देखा कि अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, सांद्रता के प्रभाव को हमने समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, कोई भी अभिक्रिया है, अगर उसमें अपन ताप बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो जो अभिकारक अणु है, अभिकारक अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे तो अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और यदि अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी। किसकी संख्या बढ़ जाएगी, टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी। अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्कर की संख्या बढ़ेगी, और टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सीधी सी भाषा में हम यूं कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जैसे अपन यूं ले सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास कोई T डिग्री सेल्सियस पर कोई अभिक्रिया है और उसका जो दर नियतांक है ना, वो है, मान लेते हैं KT। क्या है, KT, समझना ध्यान से। उस अभिक्रिया का दर नियतांक क्या क्या है, KT है। कोई भी टेम्परेचर है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई सा भी ले लो, जो भी टेम्परेचर आपको दे रखा है, उस अभिक्रिया का जो दर नियतांक वो है KT। अब यदि मैं इस अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करता हूं, और बढ़ा देता हूं, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो नया जो दर नियतांक मुझे मिलेगा, ये तो पहले था ही, प्लस इसके अंदर क्या जोड़ दो, 10 और जोड़ दो, 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा दिया ना अपन ने। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको समझनी ध्यान से, KT प्लस 10 और नीचे KT, इसका मतलब ये तो अभिक्रिया का पहले का ताप गुणांक हो गया, ठीक है, सॉरी ताप गुणांक नहीं, दर नियतांक हो गया, और ये बाद का दर नियतांक है। इन दोनों का, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से पहले और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का बाद का, यानी अभिक्रिया का प्रारंभिक ताप प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का ताप, दोनों के जो दर नियतांक होते हैं, इनका जो अनुपात है, इसको अपन कहते हैं ताप गुणांक। क्या कहते हैं, ताप गुणांक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप गुणांक किसे कहेंगे, अभिक्रिया का प्रारंभिक ताप और प्लस अभिक्रिया का प्रारंभिक ताप और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, समझिएगा ध्यान से, ताप गुणांक किसे कहेंगे, परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना, अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग का दर नियतांक और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के बाद का दर नियतांक का जो अनुपात है, वो क्या कहलाता है, आपका ताप गुणांक कहलाता है। और ये जो होता है लगभग कितना होता है, 2 से 3 गुना होता है। कितना होता है, 2 से 3 गुना। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर, कि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना, जब भी न्यूमेरिकल करोगे, इसकी जो वैल्यू आप लोगे वो हमेशा कितनी लोगे, 2 लोगे। ये ध्यान रखना, ये ताप गुणांक जो होता है ये 2 से 3 गुना होता है, लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसको कितना लेंगे, 2 से 3 गुना लेंगे। इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जो अभिक्रिया है, ठीक है, जैसे मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, और इसका जो दर नियतांक है मान लो वो है K है। क्या है, K। कोई अभिक्रिया 25 डिग्री पे हो रही है और इसका दर नियतांक कितना है, K है। अब यदि मान लो कि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं और मैं टेम्परेचर कर दूं 35 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ाया, तो K क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 2K। ठीक है, मैंने इसको और बढ़ाया, मान लो मैंने इसको कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4K। मैंने इसको और बढ़ाया, ये कर दिया मान लो मैंने 55 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 8K। यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर K की वैल्यू क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगनी। 25 पे हो रहा था K था, 35 कर दिया 2K, 45 कर दिया 4K, 55 कर दिया 8K। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया का जो वेग है जो है वो इससे प्रभावित होता है।
क्लियर। तो ये अपन ने देखा ताप का प्रभाव। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो फटाक से, बाकी इसमें ऐसा विशेष तो कुछ है नहीं, ठीक है, मिटा दें। चलो अगला जो आता है आपका वो आता है उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, देखिएगा कोई भी जो अभिकारक जो होता है उसको अगर उत्पाद में बदलना है ना, शुरुआत में अपन ने बात की थी, कोई भी जो अभिकारक होता है अगर उसको उत्पाद में बदलना है तो अभिकारक अणु के मध्य टक्कर होना आवश्यक है। यदि किसी अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करना है तो उन अभिकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर होना बहुत ही आवश्यक है, और उस टक्कर के लिए उन अभिकारक अणु के पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यक ऊर्जा को अपन कहते हैं सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। उस आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है, देखिएगा ध्यान से कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है, जैसे मान लो मैं ये बना देता हूं, जैसे मान लो कि ये एक अभिक्रिया का पथ है, ये अभिक्रिया की मान लेते हैं ऊर्जा है ना, और ये कोई ग्राफ है मान लेते हैं, अपन न्यू बना देते हैं, ये इस तरह से, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये अभिकारक अणु जब यहां तक पहुंचेगा तो ये किसमें बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा। ये है इसकी क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, समझिएगा ध्यान से, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ठीक है, जब ये मान लो कि यहां से रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर उत्प्रेरक मिलाया, तो मुझे जो अभिक्रिया का जो पथ है ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये अब ये आ गई सक्रियण ऊर्जा, और ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो उत्प्रेरक होता है वो उस अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान कम कर देता है, जिसके कारण कम ऊर्जा पर ही अभिकारक अणु के मध्य टक्कर होने लगती है। पहले अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, यानी मान लेते हैं एक बार अपन कि कोई भी अभिकारक अणु है और उसको उत्पाद में बदलने के लिए 20 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। 20 जूल ऊर्जा उसके पास होगी तो वो आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। टक्कर से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। यानी वो 20 जूल क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। क्या है, सक्रियण ऊर्जा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, उसके अंदर उत्प्रेरक मिला देंगे तो वो उत्प्रेरक क्या करेगा, सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी जो पहले 20 जूल थी उसको अब उसने 15 जूल कर दिया। इसका मतलब 15 डिग्री सेल्सियस या 15 जूल जो ऊर्जा मिलेगी उस पर ही अभिकारक किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। ऊर्जा की कम आवश्यकता रहेगी। अब यहां पर जो समझने वाली बात है उसको समझना, उत्प्रेरक भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वो होंगे जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देंगे, ठीक है, जिसके कारण आराम से क्या होगा, अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। लेकिन जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी जब मैंने अभी बताया था कि जैसे 20 जूल चाहिए थी, अगर जो आपने उत्प्रेरक मिलाया है और वो अगर ऋणात्मक है तो वो सक्रियण ऊर्जा को और बढ़ा देगा, 20 से 25 से 35 ऐसे बढ़ा देगा, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधी सी भाषा में बाकी सब चीजों को गोली मारो, ये ध्यान रखो कि यदि उत्प्रेरक धनात्मक है तो वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, और यदि उत्प्रेरक ऋणात्मक है तो वह अभिक्रिया के वेग को घटाता है। बस ये लिख देना है उत्प्रेरक के प्रभाव के अंदर, है ना। उत्प्रेरक का जो प्रभाव है उसके अंदर क्या लिख देना है, यदि उत्प्रेरक धनात्मक है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, और यदि उत्प्रेरक ऋणात्मक है तो अभिक्रिया के वेग को घटाएगा। ये अंदर की कहानी थी, वो मैंने आपको समझाई थी। बाकी इस प्रकार का ग्राफ पढ़ेंगे अपन चैप्टर के पीछे, एक समीकरण आएगी जिसे अपन बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण, है ना। इस चैप्टर के अंदर आएगी तुम्हारे
आरएनए समीकरण आएगी तो वहां हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपके उत्प्रेरक का प्रभाव। अगला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी बात करें। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे पास एक मिट्टी का ढेला है, ये एक मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल तुम्हें दिख रहा है, इतनी सी जगह तो घेरेगा ये भाई, ये तो जगह घेरेगा, इतनी सी जगह। ठीक है, या यूं देख लो कि ये जो जगह घेर रहा है कितनी सी घेर रहा है, यहां से यहां तक घेर रहा है, बस ये देख लो मैक्सिमम। ये इसका सरफेस एरिया है, ये वाला। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह दूं कि इसको तुम फोड़ दो, मिट्टी के ढेले को तोड़ दो, तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, फैलेगा या सिकुड़ेगा? मिट्टी के ढेले को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा, फैलेगा या सिकुड़ेगा? फैल जाएगा ना, फैल जाएगा। इसका मतलब जो इसका सरफेस एरिया, ये तब ये ना रखे ये इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा, नहीं, ये इसका नया सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो पाउडर जो होता है, पाउडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अभिक्रिया उतनी ही क्या होगी, जल्दी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो टक्कर की संख्या ज्यादा होगी, टक्कर की संख्या ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप कभी लैब में गए हो, आपके विद्यालय की लैब अगर आपने देखी है, केमिस्ट्री की लैब, तो वहां पर देखना जितने भी जो आपको केमिकल मिलेंगे ना, जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जिंक ऑक्साइड वगैरह देख लेना, जो भी है ना, वो सब किस रूप में मिलेंगे आपको, पाउडर के रूप में मिलेंगे। क्योंकि पाउडर के अंदर वो अभिक्रिया क्या होती है, जल्दी होती है। क्योंकि पाउडर जो होता है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी प्रति एकांक आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्यादा होने पर टक्करों की संख्या अधिक होती है, और टक्करों की संख्या अधिक होने पर अपन जानते हैं अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्लियर, मिटा दे। चलो अगला जो आपका रह गया वो रह गया विकिरण का प्रभाव, है ना। एक विकिरण का प्रभाव और है, विकिरण। देखिए, विकिरण को आप एक तरह से यूं समझ सकते हो, ताप से रिलेटेड है। सूर्य का प्रकाश जो है विकिरण तो है, सूर्य का प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है, ताप ही तो है। यानी विकिरण ले लो या ताप ले लो, एक ही बात है। यानी विकिरण अगर बढ़ेगी, या यूं कह सकते ताप बढ़ेगा। ठीक है, ताप क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है, सक्रियण ऊर्जा मिलती है। अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं कि कोई भी पदार्थ है, उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है, बताओ ऊर्जा कहां से मिल रही है? तुमने 11वीं में पढ़ा होगा, नील्स बोर का सिद्धांत है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा, फोटोन, कि जब किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो वो जो पदार्थ जो है उस फोटोन से क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, जिसे अपन फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, 11वीं के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, परमाणु संरचना के अंदर ये सारी चीजें। तो विकिरण जो है, अगर विकिरण की बात करें तो विकिरण भी क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्या करेगा, बढ़ाएगा। जैसे मान लो मैं ले लूं H2 + Cl2, क्या बनेगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यह अभिक्रिया ताप के प्रभाव में होती है। अगर मैं यहां पे लिख दूं Hν, सूर्य का प्रकाश लिख लो, या फिर Hν लिख लो, या फिर और लिख लो UV लिख दो, अल्ट्रावायलेट, कोई सा भी, तो अब नो रिएक्शन नहीं आएगा, अब आएगा 2HCl, क्योंकि यह अभिक्रिया सूर्य के ताप के प्रभाव में होती है, विकिरण की उपस्थिति में होती है। यानी सीधी सी भाषा में कह सकते हैं विकिरण जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, विकिरण अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर। अगला आता है अभिकारक अणु की प्रकृति। अभिकारक अणु की प्रकृति या अभिकारक की प्रकृति, लास्ट है ये, अभिकारक की प्रकृति। देखिएगा क्या होता है, कोई भी जो अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना, मैंने पहला जो वीडियो उसके अंदर बताया था, पहले लेक्चर के अंदर, कि उस अभिक्रिया के अंदर पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक अणु के मध्य उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंध बनते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर
जो अभिकारक अणु हैं उनके पुराने बंध टूटते हैं और उत्पादों में नए बंध बनते हैं। अब बताओ कि कोई अभिकारक अणु है और उनके मध्य यदि बंध क्या है, प्रबल है, या बंधों की जो संख्या है वो अधिक है। कोई अभिकारक अणु है और उसके मध्य बंध प्रबल है या बंध की संख्या जो है वो अधिक है, इसका मतलब सर बंध टूटने में समय लगेगा, क्योंकि बंध प्रबल है तो धीरे धीरे टूटेगा ना, ठीक है। संख्या भी ज्यादा है तो टूटने में समय लगेगा। इसका मतलब सर जब तक अभिकारक अणु के मध्य बंध टूटेगा नहीं तब तक उत्पाद के मध्य बंध बनेगा नहीं, ये भी सही है भाई। अभिकारक अणु जो है उनके बीच का बंध टूटेगा तभी तो उत्पाद के बीच में बंध बनेगा ना यार, बाकी कैसे बनेगा? अभिकारक अणु टूट कर तो उत्पाद बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अभिकारक अणु के मध्य बंध प्रबल है और उनकी संख्या अधिक है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टूट ही नहीं रहा है। और यदि अभिकारक अणु के मध्य जो बंध है वो दुर्बल है और उनकी संख्या अगर कम है तो बंध जल्दी वियोजित हो जाएंगे, और बंध जल्दी वियोजित हो जाएंगे तो उत्पाद भी जल्दी बनेगा। उत्पाद जल्दी बन रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ गया भाई, जल्दी जल्दी हो गई, ठीक है। तो ये जो आपके कारक थे अपन ने देखा कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक तो अणुसंख्यकता के बारे में। किसके बारे में? अणुसंख्यकता क्या होती है उसको लेकर बात करेंगे। अणुसंख्यकता और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनका मैं कमेंट बनाऊंगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी आप पढ़ाई करते रहे, और जो नोट्स वगैरह है उसके लिए मैंने आपको बोला ही है कि आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप देखिए। एक चीज तो आपने देखा होगा कि जैसे ही नीचे जो पट्टी पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं उस पर जैसे आप मैसेज डालते हो आपके पास लिंक आ जाता है, कुछ चीजें लिखी आती है, तो उनको पढ़ो तो भाई वो क्या लिखा है तुम्हारे पास। उसमें साफ साफ लिखा है भाई तुम्हें नोट्स डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड करो, क्लासें देखनी है तो यूट्यूब पे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। फिर भी आप पूछते हो कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? अरे यार थोड़ा पढ़ लिया करो उनको, आप 12th क्लास के अंदर हो यार, हैं। हमारे पास भी बहुत सारे और भी काम होते हैं, ऑफलाइन क्लासें होती है, हम भी सुबह से शाम तक उसके अंदर लगे रहते हैं। शाम तक तो हमारी भी हालत ऐसी हो जाती है कि अब मेरे खुद के पैर कहाँ पर हैं, मतलब दर्द कर रहे हैं। सुबह से पढ़ा रहा हूँ मैं, सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं। ऑफिस टाइम भले 8 बजे का हो, लेकिन मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ। क्लास ऑफिस तो खुल जाता है, लेकिन सुबह सुबह फिर इस काम में नहीं लग सकते ना आपको कि बार बार बच्चों को फोन लग जाए। क्लास लें या फोन अटेंड करें, हैं। आप सोच सकते हो कि बीच में भले ही 1 घंटा काट सकते हो आप, खाना वाना खाने का थोड़ा बहुत इधर 5-10 मिनट इधर कोई ब्रेक वेक लिया हो तो। सुबह से कंटिन्यू चल रहे हैं, अब हालत क्या हो गई होगी शाम तक वो देख लो आप, है ना। तो हम भी फिर भी यार कोशिश रहती है कि यार बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता रहे। बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल करवा रहे हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ थोड़ी ना है। हमने कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रखा बेटा, कोई लॉन्च नहीं कर रखा है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं, सब कुछ आपके हित के लिए, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।